खेत वार्ता में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम खेती से रिलेटेड बातें करते हैं, किसानों को अच्छे से अच्छी नॉलेज पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज इस वीडियो में हम भिंडी की उन्नतशील खेती के बारे में बात करेंगे, भिंडी की साइंटिफिक खेती के बारे में बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम जितना भी डेटा, जितना भी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, वो सारी चीज़ें बड़े बड़े साइंटिस्टों द्वारा, बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट द्वारा, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रूफ किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको इस वीडियो में कुछ भी उल्टा सीधा बता दे रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना पैर है। हम इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताएंगे आपको, जो भी टेक्निक्स बताएंगे, जो भी डेटा बताएंगे, उन सब चीज़ों पर अच्छी खासी रिसर्च की गई है, तब जाकर ये डेटा और टेक्निक्स निकल कर आया है। तो इसीलिए अगर आप भिंडी की खेती शुरू करना चाहते हैं या भिंडी की खेती कर रहे हैं और उसको और अच्छा करना चाहते हैं, तो वीडियो में जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा आप करते जाइए बस। तो फिर कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, अच्छा यील्ड देखने को मिलेगा, अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम भिंडी के फल और इसके पौधे की कुछ खासियत समझते हैं। तो देखिए, भिंडी का जो तना होता है और जो इसका जड़ होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो गन्ने का जूस है उसको साफ़ करने के लिए, ताकि हम साफ़ सुथरा गुड़ बना सकें या फिर ब्राउन शुगर बना सकें। भिंडी का पौधा है, जो फल है, एकदम मैच्योर हो जाता है तो इसका इस्तेमाल पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है, पेपर वगैरह बनाने के लिए। और भिंडी के बीज का इस्तेमाल तेल निकालने के लिए भी किया जाता है। इसमें लगभग 40% तेल पाया जाता है। और भिंडी के अंदर बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, और विटामिन सी हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। तो ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो चलिए अब मेन बात समझते हैं कि भिंडी की खेती कैसे करें। तो देखिए, भिंडी की खेती के लिए हमारे पास 3 सीज़न है। एक अगस्त से सितंबर के बीच में बुआई होती है, एक अक्टूबर से नवंबर के बीच में बुआई होती है, और एक इधर जनवरी से मार्च के बीच में बुआई होती है। और हमारे पास 2 वैरायटी है, एक ड्वार्फ वैरायटी मतलब बौनी जात, और एक लॉन्ग वैरायटी मतलब लंबी वाली जात। तो हमें अपने मौसम के हिसाब से समझना पड़ेगा कि कौन से मौसम में, कौन से समय में हमें बौनी वैरायटी लगानी है और कौन से समय में हमें लंबी वाली वैरायटी लगानी है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है और थोड़ा गर्म वातावरण है, तो वहाँ पर जो हमारा भिंडी का पौधा है वो बहुत तेज़ी से विकास करता है। और जब हमारा पौधा बहुत तेज़ी से विकास करेगा तो वहाँ पर जो नोड्स की संख्या है, नोड्स मतलब जो गांठें हैं जहाँ से पत्ता निकलता है, जो गांठें हैं उसकी संख्या कम हो जाएंगी, और जो गांठ से गांठ के बीच की दूरी है वो बढ़ जाएंगी। तो जब हमारे पौधे की गांठ की संख्या कम हो जाएगी तो वहाँ पर फूल की जो संख्या वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो भिंडी का फूल है वो गांठ पर ही आता है। तो जब गांठ की संख्या कम हो जाएंगी, जब नोड्स की संख्या कम हो जाएंगी, तो फ्लावर की भी संख्या कम हो जाएगी, और जब फ्लावर की संख्या कम हो जाएंगी, जब फूल की संख्या कम हो जाएंगी, तो वहाँ पर हमारा यील्ड भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारा जो पौधा है वो रुक रुक के विकास करे, उसका जो ग्रोथ है वो धीमे धीमे हो। जब पौधे का विकास धीमे धीमे होगा, रुक रुक के होगा, तो वहाँ पर जो नोड्स है, जो गांठ है, वो ज़्यादा बनेंगी। जो गांठ से गांठ के बीच की दूरी है वो कम रहेंगी, और जो गांठ की संख्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। और जितनी ज़्यादा गांठ होगी उतना ज़्यादा हमारे पौधे में फूल लगेगा, और जितना ज़्यादा फूल होगा उतना ज़्यादा हमें उत्पादन मिलेगा। तो इसीलिए अगर ऐसा वातावरण है जहाँ पर हमारे खेत में, हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है और थोड़ा गर्म वातावरण है, और ये वाला वातावरण जब हम अगस्त से सितंबर के बीच में बुआई करते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलता है, तो इस केस में हम ड्वार्फ वाली वैरायटी मतलब बौनी वाली वैरायटी लगाएंगे, ताकि हमारा जो पौधे का विकास है वो धीरे धीरे हो, रुक रुक के हो, और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा गांठ बने, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिले। और वहीं पर जब हम अक्टूबर नवंबर में भिंडी की बुआई करते हैं तो यहाँ पर हमारी मिट्टी में जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो थोड़ा कम रहता है, और वातावरण भी थोड़ा ठंड रहता है। इसीलिए जो हमारा पौधा है वो बहुत धीमे विकास करता है। तो यहाँ पर अगर हम बौनी जात लगा देंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक तो जो हमारा मौसम है, जो वातावरण है, उसके वजह से हमारा जो पौधा है वो पहले से ही धीमे विकास कर रहा है, और इसी में अगर हम बौनी जात लगा देंगे तो और धीमे विकास होगा। और जब धीमे विकास होगा तो हमारा पौधा सही समय पर तैयार नहीं हो पाएगा, सही समय पर इसमें
फल नहीं लगेंगे और फिर यहाँ पर हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए नवंबर से दिसंबर के बीच में हम बड़े पौधे वाली वैरायटी लगाएंगे, जिनका पेड़ बड़ा होता हो वो वाली वैरायटी लगाएंगे, ताकि हमारा पौधा सही समय पर विकास कर पाए और सही समय पर इसमें फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए और हम अच्छा उत्पादन ले सकें। और इसकी बुआई हम जनवरी में भी करते हैं। तो जब हम जनवरी में इसकी बुआई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि तो जनवरी के टाइम पे तो थोड़ा वातावरण ठंड रहता है, जिसके कारण हमारा पौधा थोड़ा धीमे विकास करता है। लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग की बारी आती है, फल लगने की बारी आती है लगभग 45 दिन बाद, यानी कि मार्च में लगभग, तो वहाँ पर वातावरण जो है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। और गर्म वातावरण में जो भिंडी का पौधा है वो बहुत तेज़ी से विकास करता है, जिसके कारण फिर वही अक्टूबर नवंबर वाली कंडीशन आ गई कि गर्म वातावरण की वजह से पौधा बहुत तेज़ी से विकास करेगा, जिसकी वजह से जो पौधे में नोड्स हैं, जो गांठ हैं, वो कम बनेंगे। और जब गांठ कम बनेंगे तो फ्लावर कम लगेगा, तो फिर बाद में हमें यील्ड कम मिलेगा, हमें उत्पादन कम मिलेगा। इसीलिए जनवरी के टाइम पर हम डॉर्फ वाली वैरायटी लगाएंगे, बौनी जात लगाएंगे, ताकि जो हमारा पौधा है वो धीरे धीरे विकास करे और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स गांठें बने, ताकि हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। तो चलिए अब खेत की तैयारी के बारे में समझते हैं कि खेत कैसे तैयार करें। तो देखिए, भिंडी की बुआई के 1 महीना पहले ही हम खेत की तैयारी एकदम अच्छे से कर लेंगे। हम अपने खेत में 8 से 10 टन 1 एकड़ में गोबर की खाद डाल देंगे और अच्छे से एकदम जुताई करके 10-15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर हम एकदम अच्छे से सिंचाई कर देंगे, पूरा ओवरहेड इरिगेशन, पूरा अपने खेत को एकदम पानी से भर देंगे। और फिर 5-6 दिन बाद हम देखेंगे कि हमारे खेत में खरपतवार जाम गए हैं ढेर सारे, तो वहाँ पर हम फिर अच्छे से जुताई कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम बुआई करते, अपने खेत में भिंडी की बुआई करते, तो वहाँ पर जो खरपतवार जमते उस टाइम पर, वो हमने इसको पहले ही जमा दिया। तो यहाँ पर हम फिर से एक बार अच्छे से जुताई कर देंगे अपने खेत की। इस मेथड को जो है हम स्टेल बेड मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम खरपतवार को फसल लगाने से पहले ही नष्ट कर देते हैं। अब हम खेत की अच्छे से जुताई करके बेड बना लेंगे बीज की बुआई के लिए, और हमें लगभग 1 एकड़ के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त होगा। और दूरी की बात करें, पौधे से पौधे के बीच की दूरी की बात करें, तो यहाँ पर हम कम से कम 1 फीट की दूरी तो रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर हम ज़्यादा पौधा लगाएंगे, ज़्यादा बीज लगाएंगे तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इसका उल्टा हो जाएगा। जब हम बहुत ज़्यादा पौधा लगा देंगे, बहुत ही कम जगह में ज़्यादा पौधा लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे खेत में रोग आने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फंगल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस आने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और हमारा उत्पादन भी घट जाएगा। लेकिन जब हम पौधे से पौधे के बीच में अच्छी डिस्टेंस, अच्छा दूरी मेंटेन करके रखे रहेंगे, तो वहाँ पर जो हमारा उत्पादन है वो भी अच्छा मिलेगा, प्लस हमारे खेत में रोग आने की समस्या भी नहीं रहेंगी ज़्यादा। और जो हमारे मिट्टी का पीएच है वो 6 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। और हो सके तो आप अपने मिट्टी की जांच ज़रूर करवा लें, सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवा लें। इससे क्या होगा कि हमें मिट्टी के बारे में हर एक चीज़ पता चल जाएगा, मिट्टी का पीएच पता चल जाएगा, मिट्टी में कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, मिट्टी में कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, कोई फंगल डिजीज़ नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से। तो साल में आप एक बार तो सॉइल टेस्टिंग कराइए ही कराइए। और बीज की बुआई करते टाइम ही हम बेसल में कुछ खाद वगैरह का छिड़काव कर देंगे, जैसे कि यूरिया हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, बोरान हो गया। तो इन सब का हम छिड़काव ले लेंगे बेसल में। लेकिन यूरिया का इस्तेमाल हम कम से कम करेंगे, खासकर अगस्त से सितंबर के बीच में अगर हम बुआई कर रहे हैं तो वहाँ पर हम यूरिया का इस्तेमाल ना करें बेसल में, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि यूरिया के इस्तेमाल से हमारा जो पौधा है, जो इसका ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होता है, जो हमारे पौधे का विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है, जो कि हमें नहीं कराना है। हमें अपने पौधों का ग्रोथ जो है धीमे धीमे कराना है। इसीलिए हम यूरिया का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, खासकर स्टार्टिंग के दिनों में। और अब 30 से 45 दिन बाद, जब हम बीज की बुआई किए थे उसके 30 से 45 दिन बाद हमारे पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, हमारे पौधे में फूल आने लगेंगे, फल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमें यहाँ पर समझना होगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी है, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर इस स्टेज में आपने पौधे में न्यूट्रिएंट वगैरह मैनेज नहीं किया सही से, फर्टिलाइज़र सही से नहीं दिया, सही से माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं दिया अपने पौधों को, तो जो उत्पादन है उसमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने पौधे की पत्तियों को देखिए,
और समझिए कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है आपके पौधे में। तो देखिए, अगर आपके पौधे की पत्तियां छोटी आपको लग रही हैं, जो नॉर्मल साइज होता है उससे छोटी लग रही है, या फिर जो हरापन है पत्तियों में वो कम है और पीलापन आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप नाइट्रोजन खाद का इस्तेमाल करिए, जैसे कि यूरिया हो गया। और अगर पुराने पत्तियों में आपको लाल कलर का या पर्पल कलर का धब्बा जैसा दिख रहा है पत्तियों को किनारे किनारे, तो वहाँ पर फास्फोरस की कमी होगी, तो वहाँ पर आप फास्फोरस वाले खाद का इस्तेमाल करिए। और ऐसे सभी पोषक तत्वों के बारे में आप पत्तियों को देखकर समझ सकते हैं कि कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक अलग वीडियो बना देंगे, दूसरा वीडियो बना देंगे, उसमें आप समझ लीजिए। तो देखिए, ये जो भिंडी की फसल है ये लगभग 90 से 110 दिन की फसल है। फिर लगातार इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, फ्रूट सेटिंग होता रहता है, और हर दूसरे तीसरे दिन इसमें तोड़ाई चलती रहती है कंटिन्यूसली 90 से 110 दिन तक, जिसमें से स्टार्टिंग के 45 दिन निकल गए तो इसमें लगभग 45 से 50 दिन तक लगातार हमें फल मिलता रहेगा। और हमारे पौधे में जितनी ज़्यादा नोट्स होगा, जितनी ज़्यादा गांठें होंगी, उतना ज़्यादा पौधे में फूल लगेगा, और जितना ज़्यादा फूल लगेगा उतना ज़्यादा हमारा उत्पादन होगा। तो इसमें हमें मेन बात यही ध्यान रखना है कि जो ये भिंडी का पौधा है इसकी जो नोट्स हैं, जो गांठें हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, जिससे पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगे, और जितना ज़्यादा फूल लगेगा उतना ज़्यादा हमारा उत्पादन होगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि 45 से 50 दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ाई कर लें। जितना ज़्यादा तोड़ाई होगा उतना ज़्यादा हमारा फ़ायदा होगा। और इसमें कुछ कीट वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मज़ा करिए बस।